भारतीय राजनीति में पिछले एक दशक में जो बदलाव आए हैं वो वाकई दिलचस्प हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डेटा, रिपोर्ट्स और ऐतिहासिक तथ्यों के जरिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के उस अभूतपूर्व सफर को डिकोड करेंगे जिसने भारत की राजनीतिक दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। अब अगर आप रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये पूरी कहानी एक बड़े टर्निंग पॉइंट से शुरू होती है और वो साल था 2014। ये सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं थी। पर्यवेक्षक मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये एक ऐसे नए युग की शुरुआत थी जिसने भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा और स्थायी शिफ्ट पैदा किया। तो आइए देखते हैं कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इस पार्टी के उदय से, फिर समझेंगे उनकी अचूक रणनीतियों को, उनके कल्याण और विकास के नैरेटिव को, भविष्य के विजन को और आखिर में बात करेंगे मौजूदा चुनौतियों और हाल ही में लगे चुनावी झटकों की। तो चलिए पहले पॉइंट पर आते हैं, द राइज टू डोमिनेंस यानी सत्ता के शिखर तक का सफर। अगर आप चुनावी डेटा को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि ये राजनीतिक विस्तार कितना आक्रामक था। पार्टी ने खुद को सिर्फ दिल्ली की सत्ता तक सीमित नहीं रखा। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और असम जैसे बड़े और अहम राज्यों में उन्होंने जबरदस्त चुनावी बढ़त हासिल की। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस ग्राउंड लेवल एक्सपेंशन ने असल में देश की राजनीतिक सत्ता के केंद्र को ही पूरी तरह शिफ्ट कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? नंबर 2, चलिए समझते हैं इन विशाल जीत के पीछे की रणनीतियों को। विश्लेषक बताते हैं कि ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सधी हुई स्ट्रैटेजी थी। इसके कई पिलर्स हैं, जैसे नरेंद्र मोदी की लीडरशिप ब्रांडिंग, जिसने वोटर्स के साथ एक गहरा मनोवैज्ञानिक और इमोशनल कनेक्शन बनाया। इसके साथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति, जमीनी स्तर पर आरएसएस का विशाल नेटवर्क और उनका बेहद आक्रामक सोशल मीडिया कैंपेन। रिपोर्ट्स बताती हैं कि डिजिटल दुनिया और भावनाओं के इस कॉम्बिनेशन ने एक अजेय चुनावी मशीनरी खड़ी कर दी। और एक चीज जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वो है उनकी हाइपर लोकल या अति स्थानीय रणनीति। जरा पन्ना प्रमुख के कॉन्सेप्ट को ही ले लीजिए। ये वो समर्पित कार्यकर्ता हैं जिन्हें वोटर लिस्ट के सिर्फ एक पन्ने की जिम्मेदारी दी जाती है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि यही वो खामोश इंजन है जो रैलियों की भीड़ और लोकप्रियता को मतदान के दिन असल गिने जाने वाले वोटों में तब्दील करता है। अब आते हैं तीसरे अहम हिस्से पर, वेलफेयर और डेवलपमेंट का नैरेटिव। हवाई बातों से हटकर ग्राउंड रियलिटी क्या थी? यहाँ बात आती है लाभार्थी राजनीति की। ये एक बेहद प्रभावी मॉडल साबित हुआ। पीएम आवास योजना से लेकर महिलाओं पर फोकस करने वाली उज्ज्वला योजना और कम आय वाले परिवारों के लिए मुफ्त राशन तक। रिसर्चर्स स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इन टारगेटेड प्रोग्राम्स ने खासतौर पर महिलाओं और गरीब तबके में एक बहुत ही लॉयल और पक्का वोट बैंक तैयार कर दिया। इन योजनाओं ने सीधे तौर पर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को छुआ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सफलता सिर्फ इन योजनाओं तक सीमित नहीं रही। विकास और विचारधारा को बहुत ही चतुराई से ब्लेंड किया गया। एक तरफ मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, तो दूसरी तरफ राम मंदिर का निर्माण और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने जैसे ऐतिहासिक वैचारिक वादे पूरे किए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार इस दोहरे दृष्टिकोण ने आर्थिक विकास चाहने वालों और कट्टर वैचारिक समर्थकों दोनों को एक ही छतरी के नीचे बनाए रखा। अब नजर डालते हैं नंबर 4 पर, विजन फॉर द फ्यूचर यानी भविष्य का रोड मैप। मौजूदा लीडरशिप ने देश और दुनिया के सामने एक बहुत ही एम्बिशियस लक्ष्य रखा है। आत्मनिर्भर भारत का विजन, भारत को एक विकसित राष्ट्र के दर्जे तक ले जाना, डिजिटल इकोनॉमी को रफ्तार देना और राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य बनाना। एनालिस्ट्स का कहना है कि पार्टी लगातार भारत को एक ऐसे देश के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है जो न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है बल्कि विश्व स्तर पर ग्लोबल लीडरशिप के लिए भी पूरी तरह तैयार है। लेकिन देखिए, राजनीति में कोई भी सफर एकदम सीधा और आसान नहीं होता। तो अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, चुनौतियां और चुनावी झटके। ये एक तरह का रियलिटी चेक है। आलोचकों का तर्क है कि बड़े आर्थिक आंकड़ों के बावजूद ग्रास रूट लेवल पर आज भी बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ती आर्थिक असमानता जैसी गंभीर चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। विपक्ष और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों ने बड़े पैमाने पर हुए किसान आंदोलनों और सामाजिक ध्रुवीकरण जैसी चिंताओं को भी बार बार उठाया है। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो इन सामाजिक और आर्थिक मुद्दों ने जमीन पर काफी घर्षण और राजनीतिक चुनौतियां पैदा की हैं। और इन चुनौतियों का सीधा असर हमें हाल ही के चुनावी आंकड़ों में देखने को मिला।
2019 और 2024 के नतीजों को कंपेयर करें तो एक स्पष्ट अंतर दिखता है। 2019 में जहां अभूतपूर्व पूर्ण बहुमत मिला था, वहीं 2024 में सीटों में एक ध्यान देने योग्य कमी आई। और इसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी को एक बार फिर से अलायंस पॉलिटिक्स यानी गठबंधन की राजनीति पर निर्भर होना पड़ा। ये साबित करता है कि राजनीतिक हवाएं कभी भी बदल सकती हैं। 2024 के नतीजों ने असल में एक मजबूत राजनीतिक प्रतिरोध का प्रदर्शन किया। डेटा से साफ है कि एकजुट विपक्ष की रणनीतियों ने, विशेष रूप से इंडिया ब्लॉक ने, इस पूर्ण प्रभुत्व में सफलतापूर्वक सेंध लगाई। क्षेत्रीय कारकों और लोकल मुद्दों के फिर से उभरने से ये तय हो गया कि राष्ट्रीय नैरेटिव हमेशा क्षेत्रीय चिंताओं पर हावी नहीं हो सकता, और इसी वजह से भारतीय राजनीति में गठबंधन के उस दौर की वापसी हुई है जो पिछले एक दशक से लगभग गायब सा था। तो इन सब बातों से एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। इस विशाल राजनीतिक तंत्र के लिए आगे चलकर दीर्घकालिक जोखिम और अवसर क्या हैं? विश्लेषक लगातार इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि गठबंधन की राजनीति के इस नए दौर में आर्थिक चुनौतियों और एक मजबूत होते विपक्ष के बीच भारतीय लोकतंत्र का भविष्य आखिर किस दिशा में जाएगा। इस पूरे एक्सप्लेनर का निष्कर्ष अगर एक वाक्य में निकालना हो तो वो यही है: बीजेपी ने सिर्फ चुनाव नहीं जीते हैं, बल्कि भारत में राजनीति करने के तरीके को ही बदल दिया है। संचार शैली से लेकर जमीनी प्रबंधन और डिजिटल अभियानों तक, इस अभूतपूर्व बदलाव ने हर राजनीतिक दल को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये बहुआयामी मशीनरी अपना प्रभुत्व कैसे बनाए रखती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही तय करेगा।